जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका इस पॉलिटी की कक्षा में, जिसमें हमने पिछले सेशन में जो हमारा ओरिएंटेशन क्लास था एक हिसाब से समझिए, जिसमें बेसिक देखे थे संविधान का जो पृष्ठभूमि है, उसका जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसको देखे थे। इसमें आज हम देखेंगे, आज से हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसको पहले देखेंगे, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका है, संविधान बनने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ से शुरू हुआ उसको देखेंगे। क्योंकि क्या है, जो कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ें हम, उसका जो पीछे की जो प्रक्रिया, उसको बनने की प्रक्रिया, वजह क्या है, कारण क्या है और पढ़ने का क्या कारण है, उसको भी आगे हम देखेंगे। पहले हम इसमें देखें, ऐसे हेडिंग आप ऊपर देख रहे होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अगर इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमि को देखें हम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका क्या है। जैसे लगभग 1608 के करीब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई, और लगभग 1600 ईस्वी में उसको कंपनी भारत में व्यापार करने का चार्टर मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको लगभग 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने का एक विस्तृत चार्टर मिला। उसके बाद 1765 में उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी और राजस्व का अधिकार मिला। दीवानी न्याय जो था और राजस्व का उसको अधिकार मिला। 1765 में ही क्यों मिला? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो मुगल बादशाह शाह आलम था उसके साथ, उसमें वो जीता। उसने कंपनी को ये अधिकार दिया, दीवानी और राजस्व का जो बंगाल में जो अधिकार था शाह आलम ने दिया था, जो मुगल बादशाह था। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी भारत आई लगभग 1608 ईस्वी में। ईस्वी में भारत आई, 1600 ईस्वी में लगभग 1600 ईस्वी में इसको चार्टर मिला, व्यापार के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको मिला। उसके बाद फिर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी और राजस्व का अधिकार मिला। मान लीजिए ये बंगाल का क्षेत्र है, ये रहा, ये मान लीजिए बंगाल है, लगभग यहीं पर आ जाएगा उड़ीसा, ये उड़ीसा आ गया। उसके बाद यहाँ पर यहीं बिहार आ जाएगा। यहाँ तीनों जगह पर उसको दीवानी और राजस्व का अधिकार दिया गया।
ये अधिकार मिला था 1764 में बक्सर के युद्ध से, जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वारा ये अधिकार इसको दिया गया कंपनी को। यहीं से अब आगे क्या प्रक्रिया हुई उसके बाद देखें। यह यहाँ से आगे इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो थोड़ा परिवर्तन आया। इसके दो फेज हुए। पहला फेज क्या था, इसके बाद अगर हम देखें आगे क्या होता है, इसके दो फेज हुए, इसके दो चरण हुए। पहला है कंपनी का शासन, दूसरा है सम्राट, मान लीजिए ब्रिटिश सरकार का शासन, ब्रिटिश सरकार या महारानी लिख लीजिए, रानी का शासन। जो इनका टाइम पीरियड है 1773 से 1858, 1773 से 1858 और इनका 1858 से 1947, 1858 से 1947। अब इसका जो यहाँ तक क्यों था, यहाँ से इसका कैसे हुआ, ये इतिहास की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको मोटे मोटे में देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से ब्रिटिश सरकार को लगा अब हमें भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका कमान अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं लेते उनको डर था इससे भयावह स्थिति बन सकती थी उनके लिए। 1857 की क्रांति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता अपने हाथ में ली, कंपनी का शासन वहाँ से समाप्त हुआ। वहाँ उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ की रानी थी उनका शासन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब अगर कंपनी के शासन से देखें हम तो कैसे कैसे आगे बढ़ा। ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था। भारत का जो संविधान बना है उसके पीछे की प्रक्रिया क्या थी, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखें। उसके बाद देखेंगे कंपनी के शासन में 2 फेज देखे थे। उसमें पहला फेज में देखेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन ये 1773 से 1858, 1773 से 1858 तक चला, जिसको कहते हैं। इसमें पहला देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें हम देखें 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम। एक्ट या अधिनियम, इसमें प्रशासनिक सुधार हुए। अगर इसका वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता अगर देखें हम तो जो वर्तमान में प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो यहीं से कहीं ना कहीं प्रेरित है, यहीं से कहीं ना कहीं इसका लिया गया है। जैसे इसमें देखें हम वर्तमान में प्रशासनिक सुधार का आधार यही है। वर्तमान में देखें तो
प्रशासनिक सुधार यहीं से प्रेरित है। उसके बाद इसकी विशेषता अगर हम देखें तो इसकी विशेषता में देखें तो पहला ये संवैधानिक महत्व इसका ज़्यादा था। उसके बाद देखें तो अगर दूसरा देखें तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक उसके कार्य थे, क्योंकि पहले क्या था, लीगल नहीं था। पहले भी ये कर रहे थे लेकिन लीगल नहीं था। अब क्या है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल तरीके से उनका प्रशासनिक जो कार्य था, राजनीति के जो उनके अधिकार थे, जो राजनीतिक सत्ता में बैठकर जो राजनीतिक अपने अधिकार दिखा रहे थे, वो उनको लीगल डॉक्यूमेंट की तरह वो उपयोग कर रहे थे। उसके बाद तीसरा देखें तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी। तीसरा अगर इसमें हम देखें तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कहाँ से पड़ी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पड़ी। अब इसके अन्य फैक्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर इसकी विशेषताओं पर अगर हम देखें, चर्चा करें तो हो इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो पहला इसमें आ जाएगा, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो 1833 का जो एक्ट अभी आगे देखेंगे उसमें था गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है बंगाल, सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर को गवर्नर जनरल का मतलब पद दिया गया था, ना कि पूरे भारत का। सिर्फ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद दूसरा देखें हम, और इसके लिए 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद बनाया गया। 4 सदस्य वाली एक परिषद का गठन किया गया इसकी सहायता के लिए। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इसमें गवर्नर, और जो पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो क्या थे?
वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे, मद्रास बम्बई। मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये सब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के पॉइंट को हम देख रहे हैं। उसके बाद इसके अधीन हो गए। उसके बाद जबकि पहले से ही सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल एक दूसरे से अलग थे। पहले क्या था, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसके पहले क्या था, सब अपना अलग अलग क्षेत्र, सब स्वायत्त थे, मतलब सब अपने अपने क्षेत्र के लिए समझ लीजिए आज़ाद थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास, क्योंकि बम्बई और मद्रास एक जो एरिया था, क्षेत्र था, वो थोड़ा मजबूत था, क्योंकि बम्बई और मद्रास क्योंकि समुद्र का किनारा भी था और उद्योग वहाँ पर भी थे, इसलिए वो हर क्षेत्र, हर नज़रिए से देखे तो इम्पोर्टेंट था। मद्रास और बम्बई भी, बंगाल तो था ही, इसलिए वहाँ का जो प्रशासन था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद हम देखें, तीसरा पॉइंट इसमें देखें हम, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और एक न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य एक मुख्य न्यायाधीश थे और तीन अन्य न्यायाधीश थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें हम, तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। कंपनी के निजी व्यापारी थे, जो निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक समझा। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट
ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया जो भारत के कंपनी में, भारत के कंपनी आप इसमें देखिए नागरिक व्यापार आदि को ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिए। ब्रिटिश आदि को आदि के बारे में सूचना ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया वो कंपनी में समझ लीजिए एक तरह से कंपनी के निगरानी के लिए रखा गया। कंपनी क्या काम करती है, व्यापार किससे कितना करती है, कितना मुनाफा होता है, कितना क्या होता है, कितनी जनसंख्या है, क्या मतलब करती है, भारत के नागरिकों के बारे में सारी जानकारी। इसके लिए उन कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जो कंपनी पर एक तरह से मान लीजिए इनडायरेक्टली नियंत्रण करने की कोशिश थी। आगे धीरे धीरे फिर देखिए क्या होता है, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश सरकार ने यहीं से स्टार्ट किया कंपनी पर एक तरह से लगाम लगाना। क्योंकि आप समझिए जैसे आप देखिए कंपनी एक ताऊ जी की तरह है, और जो ब्रिटिश सरकार है वो माता जी की तरह है, और जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है वो पिताजी की तरह है। अभी देखिए उसमें कैसे कैसे क्या कार्य करेंगे, पिताजी की क्या भूमिका है, माता जी की और ताऊ जी की क्या भूमिका है। उसके बाद हम देखेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। ये इतने सारे फैक्ट हैं इससे बाहर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बढ़िया से समझेंगे और नोट करेंगे तो एग्जाम में क्या है, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आपको इससे ज़्यादा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए ये जो लेक्चर है इसका उद्देश्य क्या है, 2026 यूपीएससी पीटी और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये, क्योंकि क्या है अब ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट कहीं जो और संस्थाएं एग्ज़ाम लेती हैं फैक्ट और कहीं से बनाएंगी, फैक्ट तो यहीं से बनाएंगी। क्वेश्चन तो अगर बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे ना। उसके बाद देखेंगे 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया उसमें क्या क्या प्रावधान थे। उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इसमें देखिए इसमें क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था उसकी खामियों को समझ लीजिए एक तरह से दूर करने आया था, दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। उसमें क्या क्या कमी थे उसको दूर किया। उसके बाद आगे देखिए इसमें और क्या शामिल है, जिसे
इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया। अब क्या है, अभी हम बोले थे ना, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, पिताजी है, और निर्णय कौन लेगा, पिताजी ही। अब इसमें बोले कि पिताजी से अब डरने की जरूरत नहीं है, किसको, गवर्नर जनरल को और काउंसिल को। जो काउंसिल बना था पीछे भी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देखे हम, वो मुक्त कर दिया, पिताजी से कोई डर नहीं। अब आप खुलेआम जो आपकी मर्जी करे वो करिए, क्योंकि राजमाता का आदेश है। राजमाता मतलब ब्रिटिश क्राउन, राजमाता का आदेश है। वही उनका डायलॉग है ना कि मेरा वचन ही प्रशासन है, ऐसे कुछ करके था। तो उन्होंने कहा कि पिताजी से डरने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। कंपनी के को भी सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया। धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियाँ, पिताजी की जिम्मेदारियाँ कम होती चली गई, और वो सिर्फ वही झुनझुना बजाने के लिए उनको बैठा दिया गया, और कोई कार्य नहीं। वही होता ना कि आपको सिर्फ खाने से मतलब है, आप सिर्फ खाने से मतलब रखिए, और आपका कोई काम नहीं है। बस पिताजी बैठ के वहाँ से झुनझुना बजा रहे थे, और उनका कोई काम नहीं, सब कुछ धीरे धीरे उनके हाथों से सारी जिम्मेदारियाँ छीन ली गई। राजमाता ने कहा आपकी उम्र हो गई है, अब आप सिर्फ आराम करिए। तो जो वहाँ के सेवक थे, जो उनकी कार्य करने की प्रणाली थी, जो वो कार्य कर रहे थे, उस कृत्य को भी सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब पिताजी के दायरे से अलग कर दिया या मुक्त कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें देखें हम, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। देखो धीरे धीरे पिताजी एकदम खाली होते चले जा रहे हैं। राजस्व और राजस्व वसूली, इसमें राजस्व और राजस्व वसूली को भी सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। पिताजी यहाँ से भी चले गए, अब उनको राजस्व वसूलने की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई। अब आप पैसा नहीं वसूल सकते, आप टैक्स नहीं वसूल सकते, आप सिर्फ बैठ के झुनझुना बजाइए। यही काम राजमाता ने पिताजी से करवाया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब इसके बाद इसमें जो हिंदू और मुसलमान क्या है, सांप्रदायिकता, यहीं से देखिए धीरे धीरे कैसे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, क्योंकि इसकी नींव, सांप्रदायिकता जो वर्तमान में इतने चरम स्तर पर है, इसका नींव कहीं ना कहीं यहीं से ही शुरुआत हुई। 1781 का संशोधन अधिनियम है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो मुसलमानों का जो मतलब जो दीवानी मामला आएगा, उनके धर्म के हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे, उसका न्याय करेंगे, और जो हिंदुओं का जो है वो उनके हिसाब से करेंगे। न्यायालय में हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से, हिंदू और
मुसलमान इनके निजी मामले को इनके निजी कानून के हिसाब से मामले को इनके निजी कानून के हिसाब से तय किया जाएगा। अब यहाँ से भेदभाव बढ़ना शुरू हुआ। सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिकता भावना है इंसानों के अंदर, कहीं न कहीं यहीं से आना शुरू हुआ। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप जाति धर्म के हिसाब से आप उसको बांटेंगे, उस हिसाब से उसके मामले को सुनवाई करेंगे, तो कहीं न कहीं उसमें उन लोगों के अंदर कट्टरता आएगी, उन लोगों के अंदर ईर्ष्या आएगी, द्वेष उत्पन्न होगा। इससे क्या है, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। जो शाहबानो केस था मध्य प्रदेश का, कहीं नहीं यहीं से अगर उसका देखें जो केस था, जो मूवी आई थी, अगर उस मूवी के हिसाब से अगर व्याख्या करें, जो हक मूवी भी आई थी, तो क्या है, कोर्ट में केस गया, शाहबानो ने केस किया। उसमें क्या था, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा ये मामला मुस्लिम लॉ के दायरे में किया जाएगा, ना कि संविधान के दायरे में। ऐसा संविधान में लिखा गया है, संविधान में ऐसा लिखा गया उन्होंने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए ये मामला किया और सरकार से उस समय संशोधन करके ऐसे मामलों को ख़त्म करने की मतलब सिफारिश की, और सरकार ने ख़त्म भी किया। क्योंकि ऐसे कृत जो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी वजह के ऐसे ही छोड़ देना किसी को, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि यहीं से देखिए, ये मुस्लिम और हिंदू उनके मामले को निजी कानूनों के द्वारा देखा गया इसी में। उसके बाद हम देखें, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। पिताजी यहाँ से भी चले गए। देखिए, जो कानून द्वारा, इस कानून द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय के अपील को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास भेजा जाएगा, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास। पिताजी यहाँ से भी चले गए। क्योंकि अब वर्तमान में अगर हम देखें, जैसे क्या है, अगर जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला फंसता है तो हाई कोर्ट जाता है। अब हाई कोर्ट में कोई मामला फंसता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर कोई मामला, अगर राज्य मामला कोई फंसता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे। राजमाता का जो आदेश होगा वही कानून, वही नियम, वही प्रशासन, वही सब कुछ होगा। उसके बाद देखें हम, अगला आएंगे, हम देखेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद देखेंगे हम 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। आप इसको अच्छे से नोट करिए, क्योंकि ये सब फैक्ट क्या है, आपको एक जगह ऐसे वन लाइनर पढ़ेंगे आपको एक जगह इतना डीपली नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट आया, इसका आने का उद्देश्य क्या था?
1773 का कंपनियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784, अब 1784 के बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया। उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट जो आया, इसमें क्या क्या शामिल थे, जैसे इसमें देखें, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और व्यापारिक जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से हुई। द्वैध शासन की शुरुआत इसी अधिनियम द्वारा लाया गया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। जब अभी आगे देखेंगे क्या होता है द्वैध शासन, क्योंकि यहीं से देखिए राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य कंपनी के अलग कर दिए गए। राजमाता का आदेश था। कंपनी के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ही यहीं से द्वैध शासन प्रणाली, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये क्या था, जो राजनीतिक है, राजनीतिक और वाणिज्यिक जो मामला था, इनको अलग अलग रूप में इसको नियंत्रण किया। यहीं से द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। द्वैध शासन प्रणाली, यहीं से द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। क्षेत्र था ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीय नियंत्रण क्षेत्र पर नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व, नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व, नागरिक गतिविधियों पर नियंत्रण, बोर्ड का नियंत्रण रहेगा। नियंत्रण जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण रहेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र
कहा गया। पहली बार इस अधिनियम द्वारा भारतीय क्षेत्र को, जहाँ पर ब्रिटिश का नियंत्रण था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। उसके बाद दूसरा इसी में है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हुआ। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। पहली बार ये हुआ। अब डायरेक्ट क्या है, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है वो तो पता ही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो आप पीवाईक्यू देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब डायरेक्टली पूछ सकता है कि पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा कहा गया। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्या है, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा कहा गया। अब इसमें उसके बाद ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। उसके बाद 1786 का जो अधिनियम था वो छोटा सा था, उसको यहाँ पर देख लेंगे हम। 1786 अधिनियम, 1786 का जो अधिनियम था, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया 1786 में। इसमें सिर्फ प्रावधान क्या था, इसमें कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने का प्रावधान है। अब इसमें क्या है, अब भाई गवर्नर जनरल बनाने का प्रावधान किसी अधिनियम द्वारा आया, ये क्या मतलब, ये थोड़ा यूनिक है ना। कॉर्नवालिस को ऐसा अधिनियम उसको बनाने के लिए ऐसा क्यों किया गया। सबसे पहला इसलिए इसको किया गया इसमें, क्योंकि इसने 2 शर्तें रखी। गवर्नर जनरल बनने के लिए इसने 2 शर्तें रखी। सीधा आप लिखिए, जो काउंसिल थी, जो काउंसिल है, काउंसिल का जो निर्णय है, निर्णय मानने या न मानने का अधिकार। इसमें पहला है। इसका जो शर्त है यही है कि काउंसिल का जो निर्णय होगा ये माने या ना माने, ये इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरा क्या था, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। दूसरा, सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी दिए जाए। उसको इसने 2 शर्त रखी। कॉर्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद संभालने के लिए 2 शर्तें रखी। पहला शर्त था, जो काउंसिल का जो निर्णय होगा वो इस पर बाध्यकारी नहीं होगा, ये माने या ना माने, ये इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरा, इसको सेनापति और कमांडर इन चीफ बनाया जाए, तो तब इसे गवर्नर जनरल का पद तब ये संभालेगा। बाकी इसकी बातों को तो माना गया। उसके बाद ये 1776 में कानून के प्रावधान में
इसको जोड़ दिया गया। अब जब एक लोग लपके तो और सब लपके हैं। भाई एक जने के अगर दाल चावल मिलत रहे, दूसरा जने में बिरयानी खाई है, तो भाई ऑब्वियसली उन्होंने लपकी हैं। तो जब और आगे जितने भी गवर्नर जनरल आए, सबको ये शर्त क्या है, सबको ये सब सुविधाएं दी गई। उसके बाद 1793 का चार्टर कानून आया। 1793 का चार्टर कानून हम कल देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 1793 से हम लोग देखेंगे जो कंपनी का शासन है, इसको कल समाप्त करेंगे। कंपनी के शासन में कौन कौन से चार्टर एक्ट अधिनियम आए, क्या है इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड हम देख रहे हैं संविधान का, वो इस समय हमने देखा 1784 तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद आगे 1784 1786 तक देखा। उसके बाद आगे देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। तो कल कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर जब ब्रिटिश क्राउन का शासन देखेंगे हम, तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़िए क्योंकि क्या है, आप लोग देखिए फैक्ट इसमें है, ऐसा कुछ है नहीं समझाने लायक कि आप लोगों को समझाएं। सिर्फ अगर समझाएंगे सिर्फ, बहुत लोगों को लगेगा कि लिखवा नहीं रहे हैं। फैक्ट क्या है, पीटी में क्या फैक्ट पूछता है, थ्योरी पूछता नहीं। मेंस है नहीं कि मेंस में आपको थ्योरी दिया जाए। आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको फैक्ट में कहीं आपको लग रहा होगा नहीं कम फैक्ट दे रहे हैं, अच्छा नहीं, कोई भी आपको डाउट हो, आपके जो थॉट हो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे, नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ठीक पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सही है कि नहीं सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।